अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तलबा, पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का नया टॉपिक शुरू किए थे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 की मिसाल नंबर 1 हल किए थे। ठीक है, आइए आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 की मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। अब जो मिसाल हम हल करेंगे वो वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वर्ड्स प्रॉब्लम को किस तरह हल करते हैं वो देखेंगे। तो मिसाल नंबर 2 इस तरह से है कि 4 पेंसिल, 3 पेन और 2 रबर की कीमत 60 रुपये है, और 2 पेंसिल, 4 पेन और 6 रबर की कीमत 90 रुपये है, जबकि 6 पेंसिल, 2 पेन और 3 रबर की कीमत 70 रुपये है। तब मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके हर शय की कीमत मालूम कीजिए। इस तरह से ये सवाल दिया हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट ये है कि हम वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह से रियादी में तब्दील करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद रियादी में तब्दील करके उसे हल किस तरह करते हैं वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मकसद क्या है कि मैट्रिक्स में हर शय की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पे 3 शय है, एक पेंसिल है, एक पेन है और एक रबर है। हर शय के एक पेंसिल की कीमत मालूम करना है, एक पेन की कीमत मालूम करना है और एक रबर की कीमत मालूम करना है। ये हमारा मकसद है। तो ठीक है, इस मकसद को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट कीजिए इसको, मिसाल नंबर 2 का हल। तो सबसे पहले हम इसके अंदर फर्स्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट कीजिए, तो पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत x रुपये है। एक पेंसिल की कीमत x रुपये, और एक पेंसिल की कीमत x रुपये, कॉमा एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत y रुपये। समझ में आपको किस तरह से हर शय की कीमत मालूम करना है? तो हर शय के एक एक कीमत फर्स्ट कर लेंगे। एक पेंसिल की कीमत x रुपये, कॉमा एक पेन की कीमत y रुपये, इसी तरह, और एक रबर की कीमत z रुपये है, z रुपये है। एक पेंसिल की कीमत x रुपये फर्स्ट के, एक पेन की कीमत y रुपये और एक रबर की कीमत z रुपये। और इसको इस तरह से फर्स्ट कर दे। तो फर्स्ट कीजिए, एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल, एक पेन और एक रबर की कीमत बिल तरतीब x, y और z है। इस तरह से भी फर्स्ट कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से फर्स्ट कर ली, एक एक को इंडिविजुअल। अब हम क्या करेंगे, जो दी गई मालूमात है, जो दी गई मालूमात है उसको हम क्या करेंगे, किस तरह से खती मसावतों में तब्दील करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, दी गई मालूमात को, दी गई मालूमात का इस्तेमाल करके हमें दर्जे दैल खती मसावतें हासिल होती है। अब ये जो दी गई मालूमात है उसको हम खती मसावतों में किस तरह तब्दील करें वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप पहले देखिए जुमला, 4 पेंसिल, 3 पेन और 2 रबर की कीमत 60 रुपये है। तो आपको मालूम है एक पेंसिल की कीमत x रुपये है, तो 4 पेंसिल की कीमत क्या होगी, 4x। एक पेंसिल की कीमत x रुपये है, तो 4 पेंसिल की कीमत क्या होगी, 4x। अब इसी तरह 3 पेन, तो एक पेन की कीमत y रुपये है, तो 3 पेन की कीमत क्या होगी, 3y। इसी तरह एक रबर की कीमत z रुपये है, तो 2 रबर की कीमत कितनी होगी, 2z। अभी लिखा है 4 पेंसिल, 3 पेन और 2 रबर की कुल कीमत 60 रुपये है, तो कुल कीमत मतलब सबकी जमा कितने हो, 60। तो इस तरह से हम पहली मसावत हासिल हो जाएगी हमें। ठीक है, अब दूसरी मसावत दूसरे जुमले से मिल जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 पेंसिल मतलब 2x, 4 पेन जमा 4y, प्लस 6 रबर
की कीमत 90 रुपये। इस तरह से पहली मसावत, ये दूसरी मसावत। अब तीसरी मसावत कैसे हासिल होगी, तो समझ में आ गया। वो 6 पेंसिल तो 6x, उसके बाद 2y, 2 पेन मतलब 2y, और 3 रबर तो मतलब 3z। 3z की कुल कीमत कितने रुपए है, 70 रुपये, तो हो जाएगा 3। इस तरह से दी गई मालूमात को क्या करेंगे, हम खती मसावतों में तब्दील करेंगे। मसावतें मिल गई हमें, तो पहली मसावत है 4x जमा 3y जमा 2z बराबर 60। एक मसावत 2x जमा 4y जमा 6z इक्वल टू 90। दूसरी मसावत, तो तीसरी मसावत 6x जमा 2y जमा 3z बराबर 70। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, खती मसावतों में तब्दील करेंगे। अब आपको ये मालूम होगा ये 3 खती मसावत है। अब इसको हम मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करेंगे, और फिर मैट्रिक्स के इन्वर्शन मेथड से हम उसका एक्स वाई जेड की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहले नोट कर ले। ये देखिए 3 मसावतें मिल गई। तीनों मसावत पे अगर हमने गौर किया तो मसावत के जो दूसरी मसावत है उसके जरीब पर गौर करें तो आप देखें कि ये मुख्तसर हो जाते हैं, कि ये 2 से तकसीम पजीर है। जितने भी जरीब है एक्स वाई जेड के और ये मुस्तकिल, ये सब 2 से तकसीम पजीर है। 2, 4, 6 और 90 ये मुख्तसर हो जाता है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन मुख्तसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इस मसावती निज़ाम को लिखेंगे और मुख्तसर करके रखेंगे मसावत नंबर 2 को। तो बकिया जो है दोनों मसावतें ये मुख्तसर नहीं होती, तो इसको जैसे कि वैसे लिख लेंगे। 4x जमा 3y जमा 2z बराबर 60, मसावत 1। अब मसावत 2 को जब लिखेंगे तो हम हर जरीब को, x के जरीब को 2 से तकसीम करेंगे, y के जरीब को इसी तरह से, और z के जरीब को 2 से तकसीम करेंगे। तो इस तरह से x जमा 2y जमा 3z बराबर 90 को 2 से तकसीम करने पर ये 2 मसावत नंबर 2 तो जाएगी। और 6x जमा 2y जमा 3z इज इक्वल टू 70। ये 3 मसावत है, हम दोबारा लिख लेंगे। अब इसे मैट्रिक्स की सूरत में सबसे पहले तब्दील करेंगे। तो आपको मालूम है पिछले मिसाल नंबर 1 में हमने किस तरह से दी गई मसावती निजाम को मैट्रिक्स में तब्दील किया था। पहले जो मैट्रिक्स बनेगा वो जरीब का मैट्रिक्स बन जाएगा इस तरह से। दूसरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो मुतगय्यर का मैट्रिक्स कहलाएगा, बराबर तीसरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो मुस्तकिल का मैट्रिक्स बनेगा इस तरह से। तो पहले जरीबों का मैट्रिक्स, तो पहली कतार में आ जाएगी पहली मसावत के एक्स वाई जेड के जरिए, तो 4 3 2 इस तरह से पहली कतार मिल गई। इसके साथ दूसरी कतार 1 2 3 एक्स का जरिए, वाई का जरिए, और इसे कोएफिशिएंट भी कहते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 2 और जेड का कोएफिशिएंट क्या है 3। ओके, इसी तरह एक्स वाई जेड के जरिए क्या हो जाएंगे 6 2 और 3। ओके, और ये जो है दूसरा मैट्रिक्स है वो एक्स वाई जेड का यानी मुतगय्यर का मैट्रिक्स, जिसे वेरिएबल इंग्लिश में कहते हैं एक्स वाई जेड। तो ये हो गया कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, ये वेरिएबल यानी मुतगय्यर एक्स वाई जेड, और मुस्तकिल यानी कांस्टेंट तो 60 45 और उसके बाद 70। ठीक है, अब इसके बाद हम मालूम है ये मैट्रिक्स सूरत में, तो हम फर्स्ट कर लेंगे। फर्स्ट कीजिए ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 4 3 2 1 2 3 6 2 3। इसी तरह x कैपिटल X स्मॉल x y z, और इसी तरह b कैपिटल B जो है वो आएगा 60 45 एंड 70। तो इस तरह से a x और b की कीमत निकाल ली मैट्रिक्स के। नाउ दिस इक्वेशन बिकेम क्या हो जाएगा, देयरफॉर ax इज इक्वल टू b
क्या मतलब होगी ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की सूरत, जो कि मैट्रिक्स की सूरत, ये मैट्रिक्स की सूरत, ठीक है। अब मैट्रिक्स की सूरत है, अब इसे क्या करेंगे हम, इस मसावत के दोनों जानिब, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, इन्वर्शन मेथड लगा रहे हैं, तो इस मसावत जो है, इस मसावत के दोनों जानिब, दोनों जानिब से पहले ए इनवर्स से जरब देंगे, ए इनवर्स से जरब देंगे, ये समझते हैं हमें। पिछले मिसाल में हमने इसी तरह से किए थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स सूरत आ गई। अब इसको दोनों जानिब से पहले, तो ए इनवर्स इनटू ए एक्स is equals to A inverse into B. Now this A inverse into A associative property की मदद से into X is equals to A inverse into B. Now therefore this A inverse become I this one is X is equals to A inverse into B. Therefore X is equals to A inverse into B. A inverse into B. इसे देंगे मसाल नंबर 1, X बराबर A inverse into B। तो इस तरह से इन्वर्शन मेथड में क्या करेंगे, मैट्रिक्स सूरत में दोनों जानिब के मसावत को A इनवर्स से ज़रब करेंगे, और A इनवर्स से ज़रब करने के बाद हमें मसावत मिल जाएगा X बराबर A इनवर्स into B। नाउ अब हम A इनवर्स मालूम करेंगे, ये A है हमारे पास दिया हुआ, A इनवर्स मालूम करेंगे। तीन मेथड है, रिडक्शन में कतार तहवील यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या एडजॉइंट मेथड, ये तीन मेथड से हम इसके ए का इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो हम एडजॉइंट मेथड को फॉलो करेंगे, उसके मदद से इनवर्स निकालेंगे, फिर एक्स बी ए इनवर्स कीमत रखकर फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की कीमत मालूम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे नोट कर लें। Now A is equals to 4, पहली कतार में 4 3 2, दूसरी कतार में 1 2 3, तीसरी कतार में 6 2 3, ठीक है। X मैट्रिक्स Y Z, B मैट्रिक्स 60 45 70। ना ये मसावत एक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A इनवर्स पे हम क्या करेंगे, A इनवर्स निकालने से पहले स्टेप हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A, A के मुरब्बे का कीमत मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की कीमत किस तरह मालूम करेंगे, तो डिटर्मिनेंट की अलामत लगाएंगे, उससे अरकान लिख देंगे 4 3 2 मैट्रिक्स के 1 2 3 और 6 2 3। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं आपको पहली कतार किस तरह से लेंगे, तो पहली कतार का पहला रुकन लेना है, ओके। और उसके बाद वो कतार और वो सुकून छोड़ के बकिया अरकान का डिटरमिनेंट लिखेंगे, ठीक है। अब वो कतार और वो सुकून छोड़ के बकिया अरकान 2 3 और ये भी 2 3, ठीक है, माइनस, क्योंकि अगर पहली कतार का दूसरा रुकन जिद अलामत के साथ लेंगे, जिद अलामत जमा 3 है तो वदा 3, ठीक है, और वदा 3 है तो जमा 3, यहाँ पे जमा 3 है तो वदा 3। अब हम मुरब्बे कालिब बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, किसके, वो कतार वो सुकून छोड़ देंगे जिसमें 3 है। अब 1 3 और 6 3, पहली कतार में आ जाएगा 1 3 और दूसरी कतार में 6 3, इस तरह से। उसके बाद पहली कतार का तीसरा रूट भी सेम अलामत, जमा 2 है तो जमा 2। अब इसके बाद इसका मुरब्बा कालिब लेंगे, एक कतार और सुकून छोड़ के, तो 1 2 6 2। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस 4 एज इट इज। अब यहाँ पे 2 का 2 का ये 2 रुपए वाला मुरब्बा कालिब है, इसका तरफ 3 दूनी 6 वजा 6, ठीक है, वजा 3। अब तीसरी तरफ करेंगे, 3 1 3 वजा 6 दिया 18 प्लस 2 2 1 2 वजा 6 दूनी 12। अब आप देख रहे हैं ये सिफर हो जाता है, 6 वजा 6 सिफर, सिफर से 4 को तरफ दी, ये सिफर हो गया। अब ये वजा 3, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं।
ये 0 वैल्यू आ गई इसकी, -3 इंटू 3 में से 18 गए तो -15, जमा 2, 2 में से 12 गए -10। इस तरह से इसी कंटिन्यू के वजा जमा 15 दिया 45, तो ये हो गया 45। इसके बाद जमा वजा 10 दूनी 20। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत कितनी आ गई देखिए, 45 में से 20 गए तो ये होता है 25। तो समझ में आ गया ना, वजा जमा 15 दिया 45, जमा वजा 10 दूनी 20, 45 में से 20 गए तो 25 बचे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 25 है, नॉट इक्वल टू 0 भी है, और इसलिए ए इनवर्स का वजूद है। ठीक है, ए इनवर्स का वजूद है। अब ए इनवर्स का वजूद है, तब हम क्या करेंगे, अब एडजॉइंट मेथड से मालूम करना है। सबसे पहले हम A11 कैपिटल A11 यानी कोफैक्टर मालूम करेंगे। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख लें। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I जमा j इंटू Mij। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब हम A11 मालूम करेंगे। तो नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड A11। ठीक है, तो A11 किस तरह मालूम करेंगे, तो -1 की पावर a जमा 1 2 इंटू M11। तो M11 मतलब अब आप यही दे सकते हैं, M11 मतलब पहली कतार पहला सतुन छोड़ देंगे, तो ये हो गया 2 3 2 3। ठीक, अब आपको मालूम है वजह एक की कुवत अगर जुफ्त है तो हम इसका जवाब जमा 1 आता है। ठीक है, इसको जमा 1 नहीं लिखते क्योंकि जमा 1 से इस मुरब्बा काले की कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे डायरेक्ट इसको 3 दूनी 6 वजह 6 दैट इज 0। तो A11 की कीमत कितनी आ गई, A11 इज इक्वल टू 0। A11 की कीमत कितनी आ गई 0। नाउ A12 -1 की कुवत 1 जमा 2 3। अब पहली कतार दूसरा सतून, तो 1 3 6 3। अब वैसे ये भी ले सकते हैं 1 3 6 3, पहली कतार और दूसरा सतून, तो इस तरह 1 3 6 3। तो वजह 1 की कुवत ताक है, तो इसका जवाब क्या आता है, वजह 1 आता है। ये ख्याल रखना आपको, ताक है तो वजह 1, जुफ्त है तो डायरेक्ट मुरब्बा काली को हल कर ले। अब ये डिटरमिनेंट हल करेंगे, 3 1 का 3 वजह 6 दिया 18, तो वजह 1 जरा वजह 15, दैट इज A12 इज इक्वल टू कितना हो गया 50, वजह जमा 15 का 15। तो इस तरह से A12 की कीमत कितनी आ गई 15। नाउ A13 -1 की कुवत 4। A13 मतलब दिस वाला, आप ऐसे ले सकते 1 3 पहली कतार तीसरा सतून 1 2 6 2। वजह 1 की कुवत जुफ्त है, लिखने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट आप मुरब्बा काली की कीमत निकालो, डिटरमिनेंट कीमत। तो तीसरी तरफ करेंगे 2 1 का 2 वजह 6 दूनी 12, 2 में से 12 गए तो वजह 10, दैट इज A13 इज इक्वल टू -10। A13 इज इक्वल टू -10। नाउ A13 के बाद अब हम पहली कतार मुकम्मल हो गए, अब दूसरी कतार लेंगे तो A21, ए दूसरी कतार पहला रो, वजह 1 की कुवत 3, वजह 1 की कुवत 3। ना वजह 1 की कुवत 3, अब ये मुरब्बा काली लेंगे, दूसरी कतार और पहला सतून, इस तरह से दूसरी कतार और पहला सतून, तो ये 3 2 2 3 3 2 2 3। ठीक है, देखिए पहली दूसरी कतार और पहला सतून, तो 3 2 2 3। और वजह 1 की कुवत 3 होने की वजह से वजह 1 आ गया। ठीक है, अब इसकी तीसरी तरफ कर लेंगे, अब तीसरी तरफ 3 किया 9 वजह 2 दूनी
4। तो वजा 1 जरा 9 में से 4 गए तो 5, तो ये आगे होगा A21 इज इक्वल टू -5। A21 इज -5। नाउ A22 वजा 1 की कुवत अब क्या आएगा, वजा 1 की कुवत 4, वजन 1 की कुवत 4। दो दो का मतलब है ये कॉर्नर्स, दूसरी कतार दूसरा सुतून छोड़ दिए तो ये कॉर्नर्स मिल गए, तो 4 2 पहली कतार में आ जाएगा 4 2 और दूसरे कतार में 6 3। अब वजन 1 की कुवत जुस्त है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, अब डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 3 12, वजन 6 3 12, दैट इज 0। A22 is equals to 0। Now A23 वजा 1 की कुवत 5, वजा 1 की कुवत 5, दूसरी कतार तीसरा सुतून तो 4 3, देखिए दूसरी कतार और तीसरा सुतून तो 4 3 और 6 2, पहली कतार में 4 3, दूसरी कतार में 6 2, 4 3 6 2। अब इसकी तीसरा आप कर लें, वजा 1 की कुवत 5, वजा 1, यहाँ देखिए वजा 1 की कुवत 5, वजा 1। अब इसकी तीसरा आप कर लें, 4 दूनी 8, वजा 6 दिया 18, तो वजा 1 जरा वजा 10, दैट इज जमा 10। तो A23 की कीमत कितनी आ गई, A23 की कीमत आ गई है 10। A23 की कीमत कितनी आ गई 10। 8 में से 18 गए वजा 10, तो वजा वजा जमा 10 1 10, तो A23 की कीमत क्या आएगी 10। तो इस तरह से दूसरी कतार में मुकम्मल हो गई। अब हम तीसरी कतार को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। तीसरी कतार के कोफैक्टर मालूम कर लेंगे और फिर उस कोफैक्टर को एडजॉइंट में तब्दील करेंगे, फिर एडजॉइंट को तब्दील करके ए इनवर्स में तब्दील करेंगे, फिर ए इनवर्स से फिर ये मसावत 1 में ए इनवर्स की कीमत x की कीमत b की कीमत रखेंगे, ठीक है। पहले नोट कर ले इसको। नो A23 के बाद A31 -1 की कुवत 3 और 1 4। अब तीसरी कतार और पहला सुतून तो 3 2 2 3, ठीक है। तो वजा 1 की कुवत जुफ्त है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 3 3 9, वजा 4 दैट इज 5। तो A31 is equals to 5। A31 is equals to 5। Now A32 वजा 1 की कुवत 5, तीसरी कतार और दूसरा सुतून तो 4 2 1 3, वजा 1 की कुवत 5, वजा 1। ना तीसरा पहले 4 3 12, वजा 2 दैट इज -1 into 10, दैट इज -10। A32 की कीमत कितनी होगी -10। ना A33 ठीक है, इसको A33 को हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। A33 तीसरी कतार तीसरा सुतून 3 दूनी 3 और 3 6, ठीक है। अब तीसरी कतार और तीसरा सुतून तो 4 3 1 2, डिटरमिनेंट बनेगा 4 3 1 2। तीसरी कतार और तीसरा सुतून छोटी 4 3 1 2, तो 4 दिया 12, वजा सॉरी 4 दूनी 8, फिर की तरफ कर वजा 3 1 3, दैट इज 5। तो A33 की कीमत कितनी आ गई 5। नो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा Aij इज इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स को Aij से डिनोट करते हैं। Aij तो पहला A11 व्हाट इज वैल्यू ऑफ A11 0, A12 15 50, A13 -10, ओके। उसके बाद A21 -5, A22 0,
A23 10, इसके बाद A31 5, A32 -10. Now A33 is what? 5. A33 is what? 5. इस तरह से AIJ मैट्रिक्स यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स मालूम किए। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या में तब्दील करेंगे? एडजॉइंट मैट्रिक्स में तब्दील करेंगे और एडजॉइंट मैट्रिक्स को तब्दील करके फिर इनवर्स में तब्दील करेंगे। तो इसे पहले नोट कर लिया आपने। अब ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया इसे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स में तब्दील करेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का आता है एडजॉइंट ADJA इज इक्वल्स टू कैपिटल AIJ का ट्रांसपोज। Therefore, adjoint of A is equals to, अब AIJ का ट्रांसपोज तो आपको मालूम है पहली कतार के अरकान को कहां लिखेंगे? पहले सुतून में लिखेंगे। तो 0 15 -10 इस तरह से। इसी तरह दूसरे सुतून -5, दूसरी कतार को दूसरे सुतून में -5 0 10 -5 0 10 और तीसरी कतार को तीसरे सुतून में लिखेंगे 5 -10 5 इस तरह से तीसरी कतार को तीसरे सुतून में लिखेंगे। अब ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ वी विल फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का आता क्या है? तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। Now we will put the value of determinant of A here 25 and adjoint of A this one into inverse. We will continue here. A inverse is equals to, therefore A inverse is equals to 1 upon determinant of A 1 upon 25. Adjoint of A is पहली कतार में 0 -5 5, दूसरी कतार में 15 0 -10 और तीसरी कतार में -10 10 5। इस तरह से ए इनवर्स मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे? मसावत 1 में x ए इनवर्स और b कीमत रखेंगे। देयरफॉर मसावत 1 में x ए इनवर्स और b की कीमत रखने पर अब आप देख रहे हैं x सुतून मैट्रिक्स है, x y z कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। ए इनवर्स ये मालूम किया हमने और b दिस वन कांस्टेंट मैट्रिक्स मुस्तकिल का मैट्रिक्स। ठीक है, पहले इसको नोट कर लें फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सुतून मैट्रिक्स x y z is equals to A inverse is 1 upon 25 determinant matrix 0 -5 5 15 0 -10 -10 10 5। B की कीमत क्या है? तो B की कीमत है 60 45 and 70। इस तरह से मसावत 1 में ये कीमत रख दी x y z, मसावत 1 में x की कीमत रख दी a इनवर्स और b की। नाउ कंटिन्यू करेंगे। अब ये दो मैट्रिक्स की जरब कर लेंगे। ठीक है, ये x y z जैसा का वैसा रहेगा और ये 1/25 भी जैसे करेगा तो 1/25 जैसा का वैसा। अब हम क्या कर रहे हैं? ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो आपको मालूम है रो वर्सेस कॉलम, तो पहली कतार और पहला सुतून। तो पहले कतार का पहला अरकान 0, पहले सुतून का पहला अरकान 60। ठीक है, प्लस पहली कतार का दूसरा अरकान -5
पहले सूत्र का दूसरा वर्ग का है 45। इसी तरह जमा पहले कतार का तीसरा रूट में 5 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले सूत्र का तीसरा 70। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे कतार में शिफ्ट हो जाए, तब यहाँ पे सिर्फ आप 0 की जगह 15 लिख देंगे। 15 इंटू 60 प्लस 0 इंटू 45 प्लस माइनस 10 इंटू 70। तो दूसरी कतार और पहला सुतून 15 को 60 तरफ देंगे, 0 को 45 से तरफ देंगे और वजह 10 को 70 तरफ देंगे। नाउ नेक्स्ट तीसरी कतार पहला सुतून, तो वजह 10 तरफ 60 जमा 10 तरफ 45 जमा 5 तरफ 70। इस तरह से ये जरा हो गया। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और फिर 25 से इसे डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/25। इसको कैलकुलेट कर लेंगे पहले। 60 जरा देना 0 जरा देना 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से प्लस माइनस माइनस 5 से 45 को तरफ कर देंगे, माइनस 5 आएगा 25 हासिल के 2 5 20 और 2 22। ठीक, इसे 5 7 35 350। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। आइए दूसरी कतार का 15 15 6 के 90 यानी 900 15 6 के 90। ये सिफर तरफ देने सिफर हो जाएगा, माइनस 70 को 10 से तरफ देंगे 700 माइनस 7। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे माइनस 10 को जरा दिए 6 से तो 600 माइनस 600 प्लस 450 और ये 5 7 35 यानी 350। इस तरह से 350। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। Now 1/25 वजह 225 जमा 350। तो ये कितना होता है, 350 में से 225 गए तो 125 बचे। देखिए 350 में से तो 10 में से 5 गए 5, इसी तरह से 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गए 1 और ये 900 में 700 गए तो 200 और ये अगर हम ये दोनों की जमा कर दें तो ये हो गया 50 और 50 100, ये 700 800 800 वजह 600 दैट इज 200। समझ में आपको? देखिए 450 में 50 जमा करें तो ये हो गया 500 500 जमा 300 800 800 में से 600 गए तो कितने बचेंगे 200। इसी तरह से यहाँ पे 350 में से 225 गए तो 125। अभी 25 से तकसीम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 पंजे 125 25 अठे 200 25 अठे 200। इस तरह से अब दो मसावी मैट्रिक्स की तारीफ का इस्तेमाल करके x बराबर कितना आ जाएगा 5 और y बराबर कितना आ जाएगा 8 और z बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इसको नोट कर ले पहले। अब मसावी मैट्रिक्स की तारीफ का इस्तेमाल करके मसावी मैट्रिक्स की तारीफ का इस्तेमाल करके x बराबर 5 और y बराबर 8 और z बराबर 8। देखो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए, एक पेन की कीमत 8 रुपए और एक रबर की कीमत कितनी है 8 रुपए है। तो इसको फाइनली आंसर लिखना है हमें।
पहले इसको नोट कर लें। फाइनल आंसर लिखेंगे। एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये, एक पेन की कीमत 8 रुपये और एक रबर की कीमत 8 रुपये है। इस तरह से एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये, एक पेन की कीमत 8 रुपये और एक रबर की कीमत 8 रुपये। ये फाइनली जवाब लिखने पे 1 मार्क मिलता है। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्किंग इसी तरह रहता है कि वर्ड्स प्रॉब्लम को पहले रियायती में जब हमने तब्दील कर दी उसको 1 मार्क, मैट्रिक्स सूरत में तब्दील करें उससे 1 मार्क और फाइनल आंसर पे 1 मार्क और दरमियान में 1 मार्क। तो ये 4 मार्क के लिए सवाल पूछा जा सकता है। वर्ड प्रॉब्लम अक्सर कर जो है एप्लीकेशन जो भी चैप्टर के रहते हैं वो 4 मार्क के लिए अक्सर कर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लें। फाइनल आंसर पे 1 मार्क डेफिनेटली रहता है। तो जो हमने फर्स्ट किया है उसको हमें फाइनली में लिखना है। तो हमने फर्स्ट किए थे एक पेंसिल की कीमत x थी, x की कीमत 5 आ गई। तो यहाँ तक लिखने से सफिशिएंट नहीं होगा बल्कि ये पूरा जवाब लिखना जरूरी है। ठीक, तो नोट कर लें। आइए अब हम मिसाल नंबर 3 हल करते हैं। मिसाल नंबर 3 इस तरह से है, अगर 3 आदाद को जमा किया जाए तो इनका मजमूआ 2 होता है। ठीक, अगर दूसरे अदद के दुगने को पहले और तीसरे अदद के मजमूए में से तफरीक किया जाए तो हमें 8 हासिल होता है, और अगर पहले अदद के 3 गुना को दूसरे और तीसरे अदद के मजमूए में जमा किया जाए तो हमें 4 हासिल होता है। तो हमारा मकसद क्या है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके आदाद मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है हमें? आदाद मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या है, पिछली बार जो मालूम करना है तो सबसे पहले फर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम दी गई मालूमात को खती मसावत में किस तरह तब्दील करके वो सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्ज कीजिए मिसाल नंबर 3 का हल। फर्ज कीजिए मतलूबा आदाद, मतलूबा 3 आदाद, 3 है, 3 आदाद x, y और z है। मतलूबा 3 आदाद x, y और z है। या मतलूबा आदाद भी लिख सकते हैं। मतलूबा आदाद x, y, z, पहला आदाद x, दूसरा y और तीसरा z है। देखो अब दी गई मालूमात में ये जो दिए हैं तो दी गई मालूमात का इस्तेमाल करके, तो दी गई मालूमात का इस्तेमाल करके दर्जे झैल खती मसावतें हासिल होती है। अब यहाँ केयरफुली किस तरह से खती मसावतों में तब्दील करना है अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला जुमला पढ़ते हैं और पहले जुमले से पहली खती मसावत को अखज़ करते हैं। अगर 3 आदाद को जमा किया जाए तो इनका मजमुआ 2 होता है। तो 3 आदाद कौन से, x, y, z, इनका जमा किया जाए तो इनकी जमा किया जाए तो ये तीनों आदाद x प्लस y प्लस z इनकी जमा की जाए, इनका मजमुआ कितना होगा, जमा कितनी है। तो इस तरह से ये पहली मसावत पहले जुमले से हमें हासिल हो गई। अब इसके बाद ये पहली मसावत। अब दूसरा जुमला देखिए, दूसरा जुमला केयरफुली पढ़ना है। दूसरे अदद के दुगने को, तो दूसरे अदद का दुगना मतलब 2 आए, दूसरे अदद के दुगना 2 आए। ठीक है, अब उसको ध्यान में रख ले, 2 आए को पहले और तीसरे अदद के मजमूए में से, पहले और तीसरे अदद के मजमूए है, इसको कैसे जाहिर करेंगे, पहले और तीसरे अदद के मजमूए को, पहला मतलब x, तीसरा मतलब z, x प्लस z में से तफरीक की जाए
तो तफरीक का मतलब होता है वजह की जाए। तो पहले और तीसरे, पहला और तीसरे के मजमूए में से दूसरे को तफरीक, दूसरे के दुगने को, दूसरे का दुगना मतलब 2y। तो पहले और तीसरे के मजमूए में से दूसरे के दुगने को तफरीक की जाए तो हमें क्या हासिल होता है? 8 हासिल होता है। ठीक है, ये 8 हासिल होता है। समझ में आपको? पहले और तीसरे अदद के मजमूए में से, तो पहले और तीसरे अदद के मजमूए में से तफरीक किया। क्या तफरीक करें? दूसरे अदद के दुगने को, दूसरे अदद के दुगने को इज इक्वल्स टू 8। इसी तरह अब ये दूसरा जुमला, दूसरी खती मसावत मिल गई। अब तीसरी खती मसावत किस तरह हासिल है? तीसरे जुमले को गौर से पढ़े। अगर पहले अदद के 3 गुने को, तो पहले अदद का 3 गुना मतलब 3x। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, पहले अदद के 3 गुने को मतलब 3x को दूसरे और तीसरे अदद के मजमूए में जमा किया जाए। यहाँ पे क्या है? जमा किया जाए। तो जमा की जाए मतलब जमा होगा, और दूसरा और तीसरे के मजमूए में ये जमा की जाए तो क्या होता है? सभी जमा के अलावा है, इस तरह से लिख सकते हैं हम, जमा की जाए तो हमें क्या हासिल होता है? 4। इस तरह से ये तीसरी मसावत। पहले अदद के 3 गुने को, तो पहले अदद का 3 गुना 3x को दूसरे और तीसरे अदद के मजमूए में, मजमूए मतलब जमा में जमा की जाए, तो जमा की जाए तो जमा इस तरह से हम जमा लिख सकते हैं। तो 3x जमा y जमा z इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। तो इस तरह से ये 3 खती मसावत हमें हासिल हो गई। इस तरह से 3 खती मसावत। अब देखिए आप, दूसरी खती मसावत जो है ये तरतीब में दी हुई है, पहले x बाद में y बाद में z। लेकिन दूसरी खती मसावत के लिए पहले x बाद में z और उसके बाद y। तो इसको तरतीब बदल दी जाए तो पहले x लिखेंगे बाद में y और फिर z। तो इसको इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहली खती मसावत लिखेंगे यहाँ पे x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2। ये पहली खती मसावत। अब दूसरी खती मसावत तरतीब देंगे तो पहले x वाले टर्म बाद में y वाले टर्म, तो माइनस 2y है, माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8। और तीसरी खती मसावत तरतीब में है, तो 3x जमा y जमा z इज इक्वल टू 4। तो इतना आपने अगर कर दिया तो यहाँ पे 1 मार्क आपको हासिल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? हमारा वही प्रोसेस है कि अब खती मसावतों को मैट्रिक्स में तब्दील करना, और मैट्रिक्स में तब्दील करने के बाद उसका इन्वर्स मालूम करना है, और इन्वर्शन मेथड से हमें इसे हल करना है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, ठीक, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। नो, अब देखिए ये खती निजाम कायम हो चुका है, खती मसावतें लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? पहले मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करेंगे। तो इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म की तरतीब है जो आपको याद हो चुकी होगी अभी तक। तो पहला मैट्रिक्स जो बनेगा वो जरीबों का मैट्रिक्स बनेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे इसको। पहला x का कोएफिशिएंट 1, y का 1, z का 1। इसी तरह से पहली मसावत पहली कतार बन गई, दूसरी मसावत दूसरी कतार 1 वजा 2 1। इसी तरह तीसरी 3 1 1। ये जो है मुतगय्यर यानी वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में, x y z, ये वेरिएबल मैट्रिक्स। इसके बाद कांस्टेंट, तो 2 8 4। तो इस तरह से ये अब हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज कीजिए, हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज कीजिए, फर्ज कर लेंगे a बराबर 1 1 1 1 माइनस 2 1 3 1 1। x इज इक्वल टू कैपिटल X x y और z, और इसी तरह b इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स 2 8 4 2 8 4। अब इन दोनों को कीमत ध्यान रखने पर therefore ax is equals to b।
ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस तरह से, जो कि मैट्रिक्स फॉर्म है, ये मैट्रिक्स सूरत, मैट्रिक्स फॉर्म भी कहते हैं इसको, मैट्रिक्स सूरत ना। इस मसावत के दोनों जाने, मसावत के क्या करेंगे, मसावत के दोनों जानिब से पहले, दोनों जानिब से पहले ए इनवर्स से ज़रब देंगे। ए इनवर्स से ज़रब देने में क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मदद से ए इनवर्स ए पहले तरफ कर देंगे इंटू एक्स कर सकते हैं हम। इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है रुकन अगर ज़रब में है, पहले दो बाद के दो ज़रब में है तो हम पहले दो को ज़रब कर सकते हैं। तो a इनवर्स इनटू a i इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, देयरफॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। इसे मसावत एक दे देंगे। ठीक, तो इसको हाईलाइट कर देंगे, x बराबर a इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स मालूम करेंगे, फिर ये x और b और ए इनवर्स, ये a की मदद से ए इनवर्स मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर कतार तहरीर का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं इनवर्स, और फिर इसके बाद ये मसावत में कीमत रखना है। ठीक है, तो देखिए इसको नोट कर ले पहले। ना सबसे पहले हम दिए गए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम कर लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस 2 1 3 1 1। नाउ अगेन इससे पहले भी हल कर चुके हैं। पहली कतार का पहला रूट एक, वो कतार वो सुतून छोड़ के वज़ा 2 1 1 1। पहली कतार का दूसरा रूट विजित अलामत के साथ उल्टी अलामत जमा एक है तो वज़ा एक, वो कतार और सुतून छोड़ देंगे तो 1 1 और 3 1। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो 1 1 3 1 जमा पहली कतार का तीसरा रूट जमा एक, अब वो कतार वो सुतून छोड़ देंगे तो 1 वज़ा 2 3 1। इस तरह से वज़ा एक जवाब देने के इस पे कोई असर नहीं होने वाला, डायरेक्ट हल कर लेंगे। वज़ा 2 वज़ा जाब्ते का वज़ा और 1 1 का 1 वज़ा 1 इंटू 1 जरा 1 1 वज़ा 3 1 का 3 जमा 1 1 1 का 1 वज़ा जमा वज़ा वज़ा 3 दूनी 6। इस तरह से वज़ा 2 वज़ा 1 वज़ा 3 हो जाएगा। वज़ा 1 इंटू 1 वज़ा 3 वज़ा 2 हो गया, जमा एक से तरफ देने पे वज़ा वज़ा जमा 1 जमा 6। ठीक है, 1 जमा 6 इस तरह। तो जमा 1 ये जो है एक से तरफ देने पे इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 जमा 6 आ गया। अब यहाँ देखिए वज़ा 3 वज़ा वज़ा जमा 2 1 का 2 जमा 2 आज 6 और 1 जमा 7। तो 7 और 2 9, 9 में से 3 गया तो 6, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए ए इनवर्स का वैल्यू दूंगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की कीमत कितनी आ गई 6। इंपॉर्टेंट है हमारे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। नाउ a11, अब हम a11 कैलकुलेट करें। कोफैक्टर, तो आप इसका कोफैक्टर का जाब्ता लिख लें, बेहतर होगा। तो कोफैक्टर aij इज इक्वल्स टू -1 की कुवत i जमा j इंटू mij। ठीक, ये जाब्ता है। अब a11 निकाल लें।
A11 इज इक्वल टू -1 की कुवत 2, पहली कतार पहला सतून आपको मैंने ये सब बताया, ये जो डिटरमिनेंट है पहले 3 वही है -2 1 1 1, ठीक है। इसका जवाब डायरेक्ट -2 -1 दैट इज -3, A11 इज इक्वल टू -3, -1 की कुवत जुस्त है, इसकी वजह से ये कीमत पर यानी जमा 1 पे डिटरमिनेंट को कीमत फर्क नहीं पड़ता, इसलिए A11 A12 -1 की कुवत 3, तो -1 की कुवत 3 A12 मतलब दिस वन, तो ये आ गया 11 31 वधा 1 की कुवत 3 वधा 1 होता है और 1 वधा 3, तो वधा 1 जरा वधा 2 दैट इज जमा 2, A12 की कीमत कितनी आ गई जमा 2, A12 मिल गया, ठीक है। A12 के बाद अब हम A13 पे जाएंगे, तो A13 पहली कतार का तीसरा A13 वधा 1 की कुवत 3 और 1 4, A13 पहली कतार तीसरा गुण, पहली कतार और तीसरा सतून, तो 1 वधा 2 3 1 किया, तीसरा 1 वधा 2 और 3 1 3 1, तो वधा 1 की कुवत 4 है, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे 1 का 1 वधा जमा वधा वधा 3 दूनी 6, तो ये वधा राब्ते का वधा है, ठीक है। 1 का 1 राब्ते का वधा फिर जमा वधा वधा 3 दूनी 6, तो ये होगा 1 जमा 6 इट इज 7, तो A13 इज इक्वल टू 7, A13 कितना आ गया 7 आ गया। नाउ A21 -1 की कुवत 3, ठीक है। दूसरी कतार और पहला सतून, तो 1 1 1 1 1 1 1 1, देखने को मतलब दूसरी कतार और पहला सतून 1 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 की कुवत 3 वधा 1 1 का 1 1 वधा 1 0 आ जाएगा, A21 इज इक्वल टू 0। याद रखिए वधा 1 की कुवत 3 वधा 1 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 वधा 1 सिफर हो गया, इसलिए हमने लिखी है, अब लिख लिया यहाँ पे बल्कि वधा 1 1 वधा 1, नो A21 -1 की कुवत 3 मैं डिटरमिनेंट बनेगा 1 1 1 1, तो वधा 1 की कुवत 3 वधा 1 वधा 1 सिफर, 1 वधा 1 सिफर, सिफर जरा देने पे सिफर आ जाएगा, A21 सिफर। नाउ A22 -1 की कुवत 4, A22 मालूम करने का आसान तरीका चारों कॉर्नर्स, ठीक है। 2 2 चारों कॉर्नर्स आ गए, तो पहली कतार 1 1 हो जाएगा और दूसरी कतार 3 1, तो वधा 1 की कुवत 4 जमा हो जाएगा 1, डायरेक्ट इसके कैलकुलेट कर दे, 1 1 का 1 वधा 3 1 का 3, तो 1 वधा 3 वधा 2, therefore A22 is equals to -2। now A23 therefore A23 -1 की कुवत 5, A23 -1 की कुवत 5। अब दूसरी कतार तीसरा सतून, तो ये 1 1 3 1 1 1 3 1, देखिए दोनों भी सेम है 1 1 3 1, लेकिन देखिए दूसरी कतार तीसरा सतून, तो 1 1 3 1, तो ये हो जाएगा -1 की कुवत 5 -1, ठीक है। 1 वधा 3 आप देख रहे वधा 2, यहाँ पे 1 वधा 3, तो जाएगा वधा 1 जरा वधा 2 दैट इज 2, तो A23 कितना आ जाएगा 2, A23 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ दो कतारें के कोफैक्टर हमने मालूम कर लिए। अब तीसरी कतार के कोफैक्टर मालूम कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर आपको मालूम है प्रोसेस एडजॉइंट मालूम करेंगे।
पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स करेंगे, फिर कोफैक्टर के पास एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स, और फिर लास्ट में इनवर्स मालूम करने के बाद मसावत एक में कीमत रखेंगे। ठीक, नोट कर ले इससे पहले। नाउ A31 तीसरी कतार पहला सुतून 3 और 1 4, ठीक है। तीसरी कतार और पहला सुतून तो 1 1 -2 1, ठीक है। अब वजन एक को जुफ्त है, इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले। एक वजन जाब्ते का वजन, एक का एक वजन जाब्ते का। अब इन दोनों की दाब करें, जमा वजन वजन तो एक का तो एक जमा 2 डेट इज 3। तो A31 कितना आ गया? A31 इज इक्वल टू 3। अब A32 निकालें। A32 वजन एक की कुवत 5, तीसरी कतार दूसरा सुतून, तीसरी कतार दूसरा सुतून, एक 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 एक। अब देख रहे ये 0 हो जाएगा। तो A32 इज इक्वल टू 0। A33 फाइनल, A33 -1 की कुवत 6, तीसरी कतार और तीसरा सुतून, एक 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 वजन 2। तो ये वजन 2 जाब्ते का वजन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा वजन 3। कितना आ जाएगा? वजन 3। Therefore A33 is equals to -3। A33 is equals to कितना आ गया? -3। Now cofactor matrix Aij is equals to, अब Aij लिखेंगे हम, ठीक है। Aij कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो पहली कतार पहला रो वजन 3, पहली कतार का पहला रो वजन 3, पहली कतार का दूसरा रो 2, पहली कतार का तीसरा रो 7, ठीक है। इसी तरह से दूसरी कतार का पहला रो 0, दूसरी कतार का दूसरा रो वजन 2, दूसरी कतार का तीसरा रो 2, ठीक है। फिर तीसरी कतार का पहला रो 3, तीसरी कतार का दूसरा रो 0, ना तीसरी कतार का तीसरा रो वजन 3। ओके, नाउ की कोफैक्टर आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू Aij का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज मतलब कतार को सुतून में लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए हासिल हो जाएगा, ठीक। नोट कर ले पहले इसको। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू Aij का ट्रांसपोज, तो पहली कतार पहला सुतून बन जाएगा, दूसरी कतार दूसरा सुतून, तीसरी कतार तीसरा सुतून, इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए मालूम हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के बाद A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। पुट द वैल्यू ऑफ determinant of A 6, determinant of A is 6, and now adjoint of A is, adjoint of A है वजन 3, सिफर 3, 2 वजन 2 सिफर, और 7 2 वजन 3। तो दिस इज A इनवर्स, दिस इज A इनवर्स, ठीक है। अब A इनवर्स की कीमत मालूम चुके। अब मसावत एक में क्या करेंगे हम, x A इनवर्स और b की कीमत रख देंगे, और फिर हम x में जो x y z दिए हुए हैं अरकान, उनकी कीमत मालूम करेंगे, ठीक है। इसे नोट कर ले पहले। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। x की कीमत है x y z, A इनवर्स, तो A इनवर्स इज 1/6 -3 0 3 2 -2 0 7 2 -3
इंटू बी की वैल्यू है 284. Now we will multiply this. ओके, अब वजह 3 ज़रब 2, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जमा वजह 3 दूनी 6 जमा 0 0 से 8 को ज़रब दिए 0 जमा 4 दिया 12. अभी अमल हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ में आ जाऊंगा आपको. पहली कतार पहला सुतून, अब दूसरी कतार पहला सुतून, तो 2 दूनी 4. ठीक है, इसके बाद जमा वजह 8 दूनी 16 जमा 0 सिफर वाला 4 सिफर. इसके बाद पहली तीसरी कतार पहला सुतून 7 दूनी 14 जमा 8 दूनी 16 जमा वजह 4 दिया 12. इस तरह से डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते. रुक, अब इनकी जमा वजह करेंगे, फिर 6 से तकसीम करेंगे और एक्स वाई जेड की फाइनल वैल्यू मालूम करेंगे. इसे नोट कर लें. नो, इसे कंटिन्यू करते हैं. एक्स वाई जेड मैट्रिक्स बराबर 1/6. ये मैट्रिक्स की जमा कर लेंगे. वजह 6 जमा 12 6. ठीक है, 4 वजह 16 वजह 12. इसके बाद 14 जमा 16 ये हो जाते 16. 14 जमा 6 20 और 10 30. 30 में से 12 गए तो 18. इस तरह से 14 जमा 16 30. 30 में से 12 गए था 18. अब 1/6 से 6 से तकसीम कर देंगे तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 से तकसीम करने पर 6 का 6. 6 से वजह 12 से तकसीम करने पर वजह 2 6 18. देयरफॉर मसावी मैट्रिक्स की तारीफ के मुताबिक मसावी मैट्रिक्स की तारीफ के मुताबिक क्या आ जाएगा. x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 3. तो इस तरह से x बराबर मसावी मैट्रिक्स की तारीफ क्या होगी. x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर -2, z बराबर 3. देयरफॉर मतलूब आधार है 1, वजह 2, 3. मतलब आदत क्या है 1 वजह 2 3. 1 वजह 2 3. अब हमारा जवाब को हम टैली भी कर सकते हैं. तीनों आदात का मजमुआ 2 आना चाहिए, तो 2 सबकी जमा करो तो 3 वजह 2 1 जमा 1 2. ठीक, इसी तरह से ये 8 आना चाहिए, तो दूसरे आदत के दुगने हो यानी ये 4 वजह 4 हो गए. माइनस करने पे 3 और 1 ये 4 में से वजह क्या के 3 और 1 4. इसमें से तफरीक करने पे इसके दुगने को तो इसका दुगना मतलब वजह 4, तो ये 4 जमा 4 कितना हो जाएगा 8. इस तरह से 4 जमा 4 कितना हो गया 8. उसके बाद पहले अदद के 3 गुने को ये 3 गुना तो 3 का 3 और इन दोनों की जमा 1 3 और 1 4. इस तरह से ये टैली हो गया हमारा कि आंसर करेक्ट है. जो मतलब आदत कितने आ गए, पहला आदत 1, दूसरा आदत होगा 2 और 3. इस तरह से ये हम मिसाल हल करें. एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में वर्ड्स प्रॉब्लम को किस तरह से खती मसावत में तब्दील करना है और खती मसावत को किस तरह हल करना है वो सीखा हमने. उम्मीद है आपको समझ में आ गया. आइए अब हम होमवर्क देखते हैं. आप लोगों के लिए होमवर्क है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. तो मिसाल नंबर 1 जो वर्ड प्रॉब्लम है वो इस तरह से है. 4 पेंसिल 3 पेन और 2 किताबों की कीमत 150 रुपये है. 1 पेंसिल 2 पेन और 3 किताबों की कीमत 125 रुपये है. 6 पेंसिल 2 पेन और 3 किताबों की कीमत 175 रुपये है. तो मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके हर शय की कीमत मालूम कीजिए. ये पहले प्रॉब्लम की तरह से है. पेंसिल को एस फर्स्ट कर लेंगे, पेन वाई, किताब को जेड फर्स्ट कर लेंगे. हमारा रबड़ था, यहाँ किताबें हैं. ठीक है,
तो इस तरह से फिर चार पहली मसाल क्या बन जाएगी, पहली खती मसाला 4x 3y जमा 2z 4x 3y जमा 2z इज इक्वल टू 150। इस तरह से पहली दूसरी खती मसाल और तीसरी खती मसाल बनाएंगे और उसको हल कर लेंगे। ठीक है, आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। मिसाल 3 आदान का मजमूआ 6। ठीक है, अगर तीसरे अदद को 3 से जबत दे और उसे दूसरे अदद में जमा करे तो 11 हासिल होता है। पहले और तीसरे अदद को जमा करने पर दूसरे अदद का दुगना हासिल होता है। इस मालूमात का इस्तेमाल करके खती मसावतों का निजाम मालूम कीजिए और मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके तीनों आदत मालूम कीजिए। ये दूसरा सवाल जो हमने हल करे, तीनों आदत को हम फर्स्ट कर लेंगे x y z और पहली मसाल क्या बनेगी, तो तीनों आदत का मजमूआ 6, तो x जमा y जमा z बराबर 6 बन जाएगा। पहली मसाल क्या बन जाएगी, x जमा y जमा z बराबर 6। अब देखिए दूसरी मसला क्या बनेगी, तीसरे अदद को 3 गुना से, तीसरे अदद मतलब z, तो 3z से जरब दे और उसे दूसरे अदद में जमा करें तो 11 हासिल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि तीसरे अदद 3z को काहे में जमा करना है, तो दूसरे अदद में जमा करें, दूसरे अदद में जमा करें तो y + z = 11। यहाँ पे सिर्फ क्या है, x का जिक्र नहीं है, पहले अदद का जिक्र नहीं है तो ये पहला अदद नहीं रहेगा। ठीक है, अब जो अदद अब्सेंट है जो मुतक है उसको क्या करेंगे, जीरो लगा के उस रुकनों को लिख लेंगे 0x। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा मसला कैसी बनेगी, तो तीसरी मसला पहले और तीसरे अदद को जमा करने पर, पहले और तीसरे अदद को, तीसरा मतलब z, तो क्या हासिल होता है, जमा करने पर दूसरे अदद का दुगना हासिल होता है। तो इसमें क्या होगा, दूसरे अदद का दुगना मतलब 2y। तो इस तरह से तीन मसाले बनेंगे, इसको भी तरतीब दे देंगे, 2y बदल आएंगे तो ये तरतीब में कैसे आएगी, x - 2y + z = 0, और ये तरतीब दी भी है। इस तरह से तीन खती मसावती निजाम कायम होगा और उसके मतलब उसको इन्वर्शन के मेथड से हल कर लेंगे। ठीक है, ये दो मिसालें इस तरह से हल करना है। अब तीसरी मिसाल होमवर्क देखते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लें, ये हिंट को भी नोट करें, ये हिंट है। आइए तीसरी एग्जांपल होमवर्क के लिए देखते हैं। तीसरी मिसाल इस तरह से 3 टीवी और 2 वीसीआर, 3 टीवी और 2 वीसीआर की कुल लागत मतलब कॉस्ट प्राइस 35,000 रुपये है। दुकानदार हर टीवी पर 1,000 रुपये और हर वीसीआर पर 500 रुपये का नफा चाहता है। वो 2 टीवी और 1 वीसीआर फरोख्त करता है, इन्हें बेचता है। इसे कुल आमदनी 21,500, इसे कुल आमदनी कितनी होती है, 21,500 रुपये होती है। तो एक टीवी और एक वीसीआर की कुल लागत यानी कॉस्ट प्राइस और फरोख्त कीमत यानी सेलिंग प्राइस, लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस और फरोख्त कीमत यानी सेलिंग प्राइस मालूम कीजिए। तो क्या मालूम करना है हमें, एक वीसीआर की और एक टीवी की कॉस्ट प्राइस भी मालूम करना है और सेलिंग प्राइस भी मालूम करना है। तो याद रखें, सबसे पहले हम ये एक टीवी और एक वीसीआर जो हमारा मकसद है कॉस्ट प्राइस मालूम करने की, तो फर्स्ट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस। एक टीवी की कॉस्ट प्राइस x, टीवी की कॉस्ट प्राइस क्या फर्स्ट कर लेंगे x, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, और वीसीआर की कॉस्ट प्राइस क्या फर्स्ट कर लेंगे y। ठीक है, अब हम खती मसावती निजाम कायम करेंगे। किस तरह से पहली खती मसावत बनती देखिए। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो 3 टीवी और 2 वीसीआर की कुल लागत यानी कॉस्ट प्राइस 35,000 रुपए है। तो 3 टीवी मतलब 3x जमा 2 वीसीआर यानी 2y, एक टीवी की कीमत x रुपए है तो 3 टीवी की कीमत कितनी है 3x, एक वीसीआर की कीमत कितनी y, तो 2 वीसीआर की कीमत क्या हो जाएगी 2y, तो 3x जमा 2y कितना है 35,000। इस तरह से ये पहली मसावत मिल गई। ठीक, अब उसके बाद दुकानदार क्या जाता है, एक टीवी पर, हर टीवी मतलब एक टीवी पर 1,000 रुपए का नफा और एक वीसीआर पर कितना 500 रुपए का नफा। अब ये 2 टीवी और एक वीसीआर फरोख्त करता है, बेचता है और उसको कुल आमदनी कितनी है 21,500। तो अब एक टीवी की कीमत कितनी हो जाएगी
एक टीवी की सेलिंग प्राइस, एक टीवी की सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस। एक टीवी की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? एक्स प्लस 1000 रुपये। एक टीवी की सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी? कॉस्ट प्राइस एक्स है, 1000 रुपये नफा है, तो 1000 रुपये नफा है तो 1000 रुपये ऐड कर दी, एक्स प्लस 1000 रुपये। और एक वीसीआर पर इसी तरह से एक वीसीआर पर की सेलिंग प्राइस क्या होगी? एक वीसीआर की सेलिंग प्राइस होगी y प्लस 500, y प्लस 500। तो ये सेलिंग प्राइस होगी। अब सेलिंग प्राइस, एक टीवी की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? x प्लस 1000 और एक वीसीआर की y प्लस 5000। अब यहाँ देखिए उसके आगे होता है इसकी कुल आमदनी। जब दो वीसीआर, दो टीवी और एक वीसीआर फरोख्त करता है, बेचता है, तो कुल आमदनी। अब ये फरोख्त कीमत है, तो दो टीवी की फरोख्त कीमत कितनी होगी? तो 2 ज़रब x प्लस 2 ज़रब x प्लस 100, ये हो जाएगी दो टीवी की फरोख्त कीमत। तो फरोख्त कीमत, एक फरोख्त कीमत क्या है एक टीवी की? x प्लस 1000, तो 2 से ज़रब देंगे तो दो टीवी की आ जाएगी। एक वीसीआर की कितनी होगी? तो 1 इंटू y प्लस 500। अब ये दोनों की जमा कितनी आएगी? 21500, 21500। इस तरह इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये होगा 2x प्लस 2000 प्लस y 500 इज इक्वल्स टू 21500। Therefore 2x plus y, 2x plus y इज इक्वल्स टू 21500। अब ये दोनों टर्म 2000 प्लस 5 यानी 2500 बाजू में आ जाएंगे, यानी टर्म बदल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 21500 में से, तो 21500 में से 2500 गए तो कितने बचते? 19000। तो सिफर सिफर सिफर, 5 में 5 में सिफर, 11 में से 2 9, 19। तो ये हो जाएगा 2x जमा y इज इक्वल्स टू 19000। इसको मसावत बोल देंगे। ये ही ध्यान में रखना है आपको, और इसकी मदद से अब इसे हल करना है। ये पहली मसावत मिल गई, ये दूसरी मसावत मिल गई, दोनों को मैट्रिक्स की फॉर्म में सूरत में तब्दील करना है, फिर इन्वर्शन मेथड से इसको हल करना है। x और y कीमत आएगी, तो x और y जो है वो कॉस्ट प्राइस रहेगी, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी एक टीवी एक वीसीआर की x। फिर उसकी फरोख्त कीमत, सेलिंग प्राइस भी मालूम करना है, तो x प्लस 1000, जो भी x कीमत आएगी उसमें 1000 ऐड कर देंगे, तो फरोख्त कीमत आएगी टीवी की, एक y कीमत में 500 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगी सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर। ठीक, इस तरह से ये हिंट ध्यान में रखते हुए आपको ये तीसरी मिसाल भी हल करना है। तो ये सबसे आखिरी एग्जांपल थे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे मैट्रिसेस की मैक्सिमम मिसाल हमने हल करने की कोशिश की। ठीक है, ये सब मिसालें, ये सबसे लास्ट मिसाल थी, ये होमवर्क थी आपको। ठीक है, और मिसालें आपको 10 साल के पेपर में, पिछले सालों के पेपर में मिलती है, उसको हल कीजिए, और उसमें भी कोई डिफिकल्टी आती है, और इस दौरान जो मैट्रिसेस में हमने पूरा मुकम्मल चैप्टर किया है उसमें भी कोई डिफिकल्टी है, नोट्स में डिफिकल्टी है, तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।